जो भामरागढ़ नाम। राम राम। जय जोहार। मैं विवेकानंद अ, वर्तमान में वनवास यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करता हूँ। साथ ही में हाल ही में मुझे दिल्ली प्रांत का वनवासी कल्याण आश्रम का दायित्व, प्रचार प्रमुख का दायित्व मुझे दिया गया है। मैं प्रमुखता से महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले से जो भामरागढ़ नाम की तहसील है, उस तहसील में कुक्कामेटा नाम का एक छोटा गांव है, उस गांव से आता हूँ। 60 घरों का गांव है। और मैं मेरे गांव में, कुक्कामेटा गांव में हुई, और उसके बाद में मैं 7वीं तक की पढ़ाई मैंने भामरागढ़ नाम का जो तहसील है, आज भी बहुत अति दूर दराज और दुर्गम प्रदेश समझा जाता है, वहां से मैंने मेरे 7वीं कल्याण आश्रम के वर्तमान के महामंत्री श्री योगेश जी बापट, उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उधर से विभाग प्रचारक हुआ करते थे। उन्होंने मुझे संघ की स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए रखा। मैंने मेरा ग्रेजुएशन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से किया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी में। और फिर बाद में मैंने मेरा एमए, मास्टर्स इन आर्ट्स, और एमफिल, मास्टर्स इन से किया। और इसी के साथ में मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम पास कर रखी है। और पिछले पिछले 3 विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मैं काम करता हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय था, जो मैंने समझा कि ये कहना आवश्यक होगा। मैंने मेरे परिचय में कह दिया है। और भामरागढ़ तहसील में प्रायः प्रमुखता से माडिया नाम की जो जनजाति है वो निवास करती है। और ये जो जमात है, ये जो ट्राइब है, माडिया नाम की जो ट्राइब है, ये जनजाति है, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली, चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ जिले के झारखंड बस्तर प्रखंड में ये बसते हैं। इनको अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें माडिया, अबुझ माडिया या फिर मुरिया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूं और मेरा हमेशा ही इंटरेक्शन रहा है, होगा तो कुछ लोग दूर दराज के इलाकों में बहुत लंबे समय तक रह चुके, और कुछ लोग जो है जरा मैदानी प्रदेशों में आ चुके हैं, यही भेद कहेंगे। और इसको छोड़ करके और मुझे भी अगर हम देखते हैं तो ये एट्टापल्ली, सिरोंचा, कोरची, मुलचेरा, इस प्रकार के जो ब्लॉक्स है, इन ब्लॉक्स में वो प्रमुखता से वहां पर बसते हैं। तो देता है। पर मैं कुछ किताबों का नाम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन किताबों में इनका वर्णन हमको दिखाई देता है। ग्रिग्सन, ग्रिग्सन, उन्होंने 1938 में एक किताब पब्लिश की थी। उसका नाम है द मारिया गोन्स ऑफ बस्तर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किताब है। जो जानकारी है हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में वेरियर एल्विन की जो किताब है, उनके 1947 में उन्होंने एक किताब पब्लिश करी थी, और उस किताब का नाम है द मुरिया एंड देयर गोतुल। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वो मारिया जनजाति के बारे में वर्णन दिखाई देता है। उसी के साथ में क्रिस्टोफ वॉन फूरियर हेमेंडॉर्फ की जो किताब है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये जो किताब है, इस किताब में भी इनका वर्णन है। और रिसेंटली जो किताब आई है, जो किताब आई है नंदिनी सुंदर, उन्होंने जो एक किताब लिखी है, सबाल्टर्न्स एंड सॉवरिन्स एन एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बस्तर, और वो जो टाइम स्पैन उन्होंने कंसीडर किया है इसमें 1854 से लेकर के 1996 इस दौरान का उन्होंने अभ्यास किया है। तो उसमें भी अब मैंने कहा था कि इनको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अबूज माडिया, बाइसन हॉर्न माडिया नाम से भी कहते हैं। बाइसन का मतलब जो जंगली प्राणी होता है, गौ है, वो सिंग को पहन करके ध्यान में रखते हुए बाइसन माडिया, बाइसन हॉर्न माडिया नाम का एक नाम भी दिया गया। ये अकादमिक टर्मिनोलॉजीज है, ये एकेडमिक टर्मिनोलॉजीज है, मैंने जैसे कहा था। या फिर उनको मुरिया या फिर अबूज माडिया जिसे कहा जाता है। मुझे लगता है कि ये सब माडिया जो जनजाति
क्योंकि मैं खुद उस प्रदेश से आता हूं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इनमें कोई भेद नहीं है, और रोटी बेटी का व्यवहार जो है, इनको अबूझ माड़िया या बाइसन हॉर्न माड़िया या फिर मूरिया जो छत्तीसगढ़ में जिन्हें कहा जाता है, या फिर जो अबूझ माड़िया है, इन लोगों को उनमें ज्यादा भेद नहीं है, वो एक ही समझ है। और ये जो अबूझ माड़िया, इनको क्या कि अबूझ जिसका बूझ नहीं, मतलब जिसे बूझा नहीं गया, मतलब ये कहा जा सकता है कि वो अभी तक समझ में नहीं आया है। ये जो नारायणपुर नाम का जो जिला है छत्तीसगढ़ में, उसमें ओरछा ब्लॉक के एक जो बात है, ट्राइब है, वो क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं, माड़ मतलब पहाड़, तो वो अबूझ माड़िया इस प्रकार से नाम दिया गया है, जो एग्जैक्ट किस लिए उनको अबूझ नहीं है। तो कि देखिए, और एक दूसरी बात यह है कि माड़िया और गोंड ये साथ में ही है, पर जहां तक मेरी समझ है, माड़िया एक अलग जनजाति है और गोंड एक अलग जनजाति है। अगर माड़िया और गोंड पर जो भाषा है, गोंडी भाषा की एक बोली भाषा हम कहेंगे माड़िया भाषा। जैसे इधर आओ ऐसा कहना है, तो माड़िया में इक्के वा ऐसे कहते हैं। तो बेके दाइनिन माड़िया में कहेंगे, माड़िया में बेके दाइनिन ऐसे कहेंगे, और गोंडी में बेके दांतिन ऐसे कहेंगे। मुझे बहुत ज्यादा अंतर है, एक माड़िया भाषा जो है गोंडी भाषा की एक बोली भाषा है। लेकिन गोंड समुदाय के जो लोग थे, गोंड राजे हुआ करते थे, उनके रजवाड़े थे। जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर, अहेरी, यहाँ पर गोंड राजा जो आतराम घराने के राजा थे अहेरी के, और रानी दुर्गावती के बारे में भी हम जानते हैं कि वे रानी थी, वो गोंड रानी थी। तो वो राजा या रजवाड़े वंश हो रहा है। तो ये एक सामान्य जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये माड़िया जो जनजाति है। और दूसरी बात कि माड़िया जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजीज या पीवीटीजीज, जिसका इंग्लिश में लॉन्ग फॉर्म कहेंगे कि पर्टिक्युलर, कि माड़िया जनजाति का जो उनकी प्रथाएं है, उनकी सभ्यता, उनकी कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनकी परंपराएं, इन सबको अगर हम समझने की कोशिश करते तो हमें एक बात समझ में आएगी कि उनकी सारी की सारी प्रथाएं जो है करती है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जो एक भारतीय सनातन परंपराएं है, भारतीय सनातन परंपराओं में भी हम प्रकृति के पूजन में, और भारतीय अन्य परंपराएं जो नगरीय परंपराएं है, जो जैसे हम कहते हैं कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी, तो ये जो कहते हैं कि उनमें बहुत सारे जो साम्य जो है हमें दिखेगा। मैं जब उनकी अनेक सारी पूजा पद्धतियों के बारे में जब बात करूंगा, तब ये अधिक स्पष्ट होता जाएगा। जैसे हमने भी हमारी सनातन परंपराओं में अग्नि, जल, वायु, हमारे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार से प्रकृति पूजक माड़िया जनजाति के लोग भी हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि माड़िया समाज के, माड़िया जनजाति के जीवन में गोटुल नाम की जो संस्था है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बात, जहां पर जो भी सामाजिक या सांस्कृतिक जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी सन उत्सव मनाए जाने वाले हैं, जो भी सामूहिक निर्णय लेने जाने वाले हैं, गांव की सीमाओं को निर्धारित करने की इस प्रकार की जितनी भी परंपराएं हैं, युवक है या युवतियां है, उनको साथ में ले आकर के एक दूसरे से ठीक से परिचय कराने तक का एक इस प्रकार की एक जनजाति के केंद्र में गोटुल नाम की जो संस्था है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब ये जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जो भी समारोह किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो उनका सारा जीवन ही एक प्रकार से संस्कृति पर या प्रकृति से उनका सामाजिक जीवन रहा है। इसलिए जो भी वो उत्सव मनाते हैं उनको पंडुम कहते हैं हमारी समझ के लिए, और यह हमारा लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम करना चाहे उसको, तो हम कहेंगे कि पंडुम जो है कि समारोह हम जिसे कहते हैं। तो शुरुआत उनकी पंडुमों की शुरुआत जो होती है, तल्लिन पंडुम, तल्लिन मतलब माँ, समारोह जिसे हम कह सकते हैं, तल्लिन पंडुम से शुरुआत होती है। तल्लिन पंडुम का मतलब क्या हुआ कि तल्लीन मतलब माता, माता का पंडुम है, और भूमि को माता मान करके भूमि की पूजा
बिल्कुल शुरुआत में होता है। तल्लीन पंडुम के बाद फिर बाद में बीज बोने से लेकर के बीज कटाई तक का जितना भी और समारोह है, वो सारे समारोह जो किए जाते हैं उनको मैंने कहा था पंडुम, उनको कहा जाता है पंडुम। तो ये पंडुम के माध्यम से, तल्लीन पंडुम के माध्यम से शुरुआत होती है। ये जो 4-5 गांवों का समूह होता है या 7-8 गांवों का समूह होता है, उन गांवों के जो लोग, उनकी उस गांव एक मुख्य पुजारी जिसे कहते हैं, जो पूजा अर्चना करने वाला है, गांव की सुख शांति के लिए, गांव की समृद्धि के लिए पूजा करने वाला जो मुख्य पुजारी होता है, उसको कहा जाता है पेरमा। वो 3-4 गांव, 5-6 गांव या 7-8-10 गांवों का इस प्रकार, इन गांवों के लोग वो पेरमा के पास जाते, उसको लाने के लिए गाना, मतलब ढोल, जो भी उनके वाद्य है वो बजाते हुए, जो महुआ का पेड़ होता है उससे जो फूल, महुआ के पेड़ पे जो फूल आते हैं उससे जो दारू निकाली जाती है, उससे वो ये जो जिस आदर सत्कार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो तल्लीन पंडुम में पेरमा जो आता है उस गांव में पूजा अर्चना करता है, उस गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए। और इस पेरमा के साथ एक दूसरा जो गांव का एक मुखिया होता है, उसको भूमि रहने वाली जितनी सीमाओं की जो भी जमीन है, उस जमीन पर कब्जा जिसे कहते हैं, या जमीन जिस पर जो मालकी अधिकार है, वो भूमिया, जिसे भूमिया या फिर भूमिया, इस प्रकार से होते इन पंडुमों में पेरमा और भूमिया। तो और चूंकि ये अपना समय देते हैं पूजा करने में, गांव की जमीन की सुरक्षा करने में, इसलिए साल भर में गांव के सारे लोग जो होते हैं अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है इन दो लोगों को, पेरमा और भूमिया को, देते हैं। अब ये तल्लीन पंडुम कैसे मनाया जाता है? तो गांव के जितने पुरुष, माड़िया जनजाति की जितनी भी पूजाएं होती है, वो सारी की सारी पूजा ऐन नाम का जो पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे पत्थर रख करके उन पत्थरों की पूजा की जाती है। अब जहां तक मैं समझने की कोशिश मैंने की है, और जहां तक मैंने एक माड़िया जनजाति से आते हैं, मैंने उनसे, वो जो प्रोफेसर्स बने हैं, रिसर्चर्स बने, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अन्य सारी जो आवश्यक चीजें हैं, उन चीजों को बनाने में ऐन का पेड़ जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अपनी पूजा पद्धति में ऐन के पेड़ को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसके बाद में तल्लीन पंडुम, जो मैंने कहा था कि तल्लीन पंडुम को कैसे मनाया जाता है। तल्लीन पंडुम को गांव के सारे लोग नदी के किनारे जाते हैं। पेरमा जो 7-8 गांवों का प्रमुख होता है, वो आता है, वो पूजा करता है गांव की शांति सुख और समृद्धि के लिए, और वो पूजा करते हैं, और जो भी खाना बनाते हैं वो पूरा खाना उधर ही खत्म, लेकर नहीं आते हैं। इस प्रकार की एक परंपरा बनाई हुई है। गांव की जो स्त्रियां हैं, पंडुम के लिए लोग जो बाहर नदी के किनारे गए हैं, जो दिन भर वहां पर रहेंगे और सारा वो पूजा अर्चना करने के बाद गांव में जब आएंगे तो गांव की स्त्रियां जो है उनका स्वागत करेंगी। इस प्रकार से ये तल्लीन पंडुम ये सबसे बड़ा पंडुम होता है, और बड़े हर्ष और उल्लास। नेक्स्ट पंडुम है, नेक्स्ट समारोह है, उसको विज्जा पंडुम कहते हैं। विज्जा पंडुम, विज्जा मतलब बीज, बीज, विज, अब जो बिज्जा या फिर बीज हम जिसे कहते हैं, जो बिज्जा पंडुम मतलब धान में, खेत में धान बोने के पहले बिज्जा पंडुम मनाया जाता है। और बिज्जा पंडुम मनाने के लिए हर परिवार, और एक बार ये जो पूजा होती है वो ऐन के पेड़ के नीचे ही ये पूजा होती है। तो दूसरा जो पंडुम मैंने कहा है धान बोने के पहले, बिज्जा पंडुम। तीसरे वाले लोग हैं, हर घर के पीछे एक बड़ी जगह होती है, उसमें भी कुछ जीवनावश्यक और इस सब्जी या फिर ककड़ी जैसी चीजें या कुछ सब्जियां वो उगाते हैं। और वो जब सब्जियां आती है तो वो सब्जियां सीधे उसका सेवन करना या ग्रहण करना शुरू नहीं करते हैं लोग। तो उसका सेवन करने के पहले एक नवा पंडुम, नवा जो भी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जमीन है, उसमें उसको सेवन करने के पहले नवा पंडुम के माध्यम से उसको किया जाता है। उसके बाद में जो थोड़ा सा जो हेवी वेजिटेबल्स होते हैं या फिर जो क्रीपर होता है, उसका सेवन करने के लिए जाटा पंडुम नाम का एक पंडुम किया जाता है। अब ये कुछ पंडुम जो है प्राइमरी स्तर पर ये सारे हुए। जब धान जो बोए गए हैं, हमने कहा कि बीजा पंडुम के बाद धान बोए जाते हैं, और जब धानों का अब कटाई की जाती, सीधे उसकी कटाई नहीं की जाती है। तो उसकी जो कटाई की जाती है उसको कहा जाता है पिंडिंग पंडुम। पिंडिंग मतलब जो मनाते हैं कि जो पिंडिंग पंडुम जिसे कहते हैं, मतलब आया है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है
उसकी कटाई करने के पहले भी एक पूजा की जाती है। खेत में पेड़ के नीचे उसकी पूजा की जाती है, उसको कहा जाता है पिंडिंग। खेत में या फिर घर में जो आम के पेड़ है उस पर आम आने के बाद उसका सेवन करने के पहले भी एक मक्का, मैंगो मक्का उसे कहा जाता है, तो मक्का यात्रा जिसे कहते हैं, तो मक्का यात्रा मनाने के बाद उसका सेवन किया जाता है। इसी के साथ में अब जो मैंने कहा कि ये सारे पंडुम्स है, पर इस सारे पंडुमों के बावजूद भी हफ्ते में एक दिन इस प्रकार से तय किया जाता है पोलवा। जैसे हम वीकली ऑफ होता है, वीकली एक छुट्टी होती है हमारे हफ्ते में, तो व्यक्ति गांव का काम पर नहीं जाएगा। अगर वो काम पे जाता है तो उसको एक दंड दिया जाता है, उसको एक पनिशमेंट के तौर पर कुछ जो पैसा है या धान इस प्रकार से उसको चार्ज किए जाते हैं। तो हफ्ते में एक दिन होता है, गांव के सारे लोग साथ में बैठकर तय किया पोलवा। जिस दिन पोलवा मतलब वह दिन कि जहां पर जिस दिन कोई काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये सारी हुई पंडुम जो समारोह है, धरती की पूजा, प्रकृति की पूजा करते हुए ये सारा जीवन आगे बढ़ता जाता है। साल भर का ये सारा जो है एक साइकिल है। इसी के साथ में अगर विवाह का जितना भी दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो वर पक्ष पे होती है। उनको जाकर के ज्यादा खर्चा वर को ही करना पड़ता है। पर इसी के साथ में अगर विवाह में कोई फैमिली आसपास के उस परिवार के उस जनजाति के लोग साथ में आकर के वो साथ में मिल करते हैं, उस परिवार के विवाह समारोह में मदद करते हैं। इसी के साथ में हुआ कि विवाह बाह्य संबंध ये बिल्कुल नामंजूर है, उसे उसका निषेध किया जाता है। और लेकिन इसी के साथ में उन्होंने कुछ शुभ अशुभ समाज में भी, नगरीय हिंदू समाज में भी जो प्रथाएं है कि कुंडली देखने जो प्रथा है, उसमें जनजातियों में शुभ और अशुभ समझने की प्रथा है। तो उसमें क्या किया जाता है, एक कुल्हाड़, धान की टोकरी, ये सारी चीजें लेकर के, धान की टोकरी, कुल्हाड़ और उसमें दारू, बाम्बू की टोकरी, कुल्हाड़ साथ में एक्स जिसे कहेंगे, और दारू की, तो उसे अशुभ शकुन माना जाता है। लेकिन इतना जंगली इलाका होता है, उसमें इतने पंछी और इतने प्राणी होते ही है, किसी ना किसी साइड से कभी ना कभी आवाज तो आती ही होगी। मुझे लगता है इसको इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जाता है। लेकिन वो जो दारू है, जिस घर में रिश्ता लेकर जाना है, जिस लड़की के घर में रिश्ता लेकर जाना है, वो ये चीजें लेकर ले जा करके जो धान कुटाई का जो उखल होता है, जिसे उखड़ मराठी रखा जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि लड़की को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता उसको दी गई है। उस दिशा की जनजाति समुदाय जो है, उस दिशा में एक स्त्री स्वतंत्रता जनजाति समुदाय हम इसे कहेंगे। इसी के साथ में मैंने एक चीज नहीं कही थी कि जनजाति समुदाय में अभी चूंकि अभी जो नगरीय समुदाय लगे हैं, तो उनमें बहुत सारी जो नगरीय समुदाय की प्रथाएं हैं या परंपराएं हैं, वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी करके उस प्रकार से अपना समारोह करने की परंपराएं उनमें कहा करता था। तो ये था कि स्त्रियों के जो कपड़े हैं, कम से कम कपड़े हुआ करते थे, ऊपर हुआ है, किसी का रेप हुआ है, इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं देखी। इसलिए जो स्त्री सम्मान जो होता है जनजाति समुदाय में, उसका अनुकरण ये हमारे नगरीय और ग्रामीण समुदायों में भी करने की आवश्यकता है। समारोह के बारे में कह रहा था कि वो उखल के सामने ये दारू और बाकी जो बम्बू की टोकरी ले जाके रखा जाता है, और अगर जाकर के वो जो दारू है उनमें बांट देती है, और उसी दिन फिर सगाई का कार्यक्रम भी तय होता है। ये हुआ एक प्राइमरी स्टेज। जब शादी होनी है तो शादी सिर्फ एक गांव तक ही सीमित नहीं है, शादी एक पूरे समाज में आकर के जुड़ करके शादी करता है। तो शादी का जब दिन आता है तो शादी वधु पक्ष के लोग जो होते हैं, वर पक्ष के गांव लोग आते हैं, उनको कहा जाता है बडईंग। तो ये जो बडईंग है वो शादी होने वाली है, उस गांव में कुछ लोगों को भेजा जाता है, उनको बडईंग कहा जाता है। और ये जो बडईंग लोग हैं जाकर के देखते हैं कि क्या व्यवस्था हो गई है, बताने के लिए लोग होते हैं, वो भेजे जाते हैं, उनको सबूर कहा जाता है। तो ये बडईंग जो वर पक्ष की ओर से है, जो वर के घर में जाकर के क्या उनके रहने,
उनको वडईम कहते हैं, जो वर पक्ष की वधु पक्ष की ओर से होते हैं। और वर पक्ष के लोग, ये कहने लोग हैं, उनको सबूर कहा जाता है। तो इस प्रकार से वधु पक्ष के लोग वर पक्ष के गांव में चले जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, उनका आदर, उन लोगों की रहने की व्यवस्था भी की जाती है। और इसी साथ में शादी होने के 1-2 दिन पहले जो वधु है वो अपने गांव में और आसपास के गांव में जाकर के अपनी जो भी दोस्त है या जो बड़े लोग हैं उनसे मिलकर के, समुदाय में ही नहीं है बल्कि जनजाति समुदाय में भी पांव छूने की परंपरा है। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारी जो परंपरा है मिलती जुलती नजर आती है। पास के गांव अविवाहित थी तो मैं फ्रीली आपसे आकर मिल सकती थी, अभी मैं विवाह करके जा रही हूँ। शायद हम लोगों का इस प्रकार से पहले जिस प्रकार से हम जितनी स्वतंत्रता के साथ मिल सकते थे, उस कुछ ना कुछ चीजें दी जाती है। तो ये है। और उसके बाद में जो शादी दिन पहले जाते हैं, आसपास के गांव के सारे लोग वहां पर जमा होते जाता है और साथ में वधु और वर पक्ष की ओर से लड़के लड़कियां आती है और साथ में वो नाचते हैं। बहुत करके एक दूसरे जब नाचते अपना भविष्य का जीवन साथी भी चुन लेते हैं। अगर लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं तो आप जाइए, कुलाट, बम्बू की टोकरी और ये सारी चीजें लेकर, जो दारू लेकर जाना है, उसको आयनम ओढ़नादू कहते हैं। आयनम ओढ़नादू मतलब शकुन देखने का काम। वो उस प्रकार से शादी की एक परंपरा है। अब मैं इनके विकास के संबंध में अगर कह दूं तो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जैसे मैंने, या जिनको प्रिमिटिव ट्राइब्स भी कहा जाता है, उस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि उनकी जो भी प्रगति के जो भी मानदंड है, उनके जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है, वो सारे डेवलपमेंट इंडेक्स में वो नीचे है, इसलिए इनको पीवीटीजीज कहा जाता है। और भारतीय जो ट्राइबल सब प्लान है और उनके संवैधानिक अधिकारों का भी रक्षा करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण कार्यरत है। इनके यहाँ उन छात्रों की पढ़ाई के लिए छात्रावास चलाए जाते हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं, अनेक प्रकार के आरोग्य केंद्र चलाए जाते हैं। और इसी के साथ में शिवन कला क्लास और बाकी इस प्रकार की अनेक सारी जनजातियों में कार्यरत है। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसलिए मैं